नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं सीरज सक्सेना। आप सभी से मिलने के लिए आए हैं, बेहद जरूरी और रोचक बातें करने आए हैं। और सीरज सक्सेना जो हैं वो एक सिरेमिक कलाकार हैं। आप एक लेखक हैं, साइक्लिस्ट हैं और समाज सेवी भी हैं। तो जीवन में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जब उनसे जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है, किससे कहानियां जन्म लेते रहते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप और मैं इस वक्त सुनना चाहते हैं। तो सीरज जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद नीलम जी। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछती हूँ कि सिरेमिक कलाकार तो हमने आपको कहा, लेकिन सिरेमिक कला आखिर है क्या? सुबह अगर हम उठते हैं जी। तो जिस कप में हम चाय पीते हैं, जिसे आम भाषा में चीनी मिट्टी का कप कहा जाता है, जी। उस माध्यम को हम सिरेमिक माध्यम कहते हैं। और इसमें बहुत सारे पॉटर्स होते हैं जो कि अपने अपने व्हील्स पर कुछ अलग शेप्स बनाते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई मेरे जैसा कोई कलाकार इसमें काम करता है तो उसमें हम उपयोगिता को छोड़कर उसमें सौंदर्य मूल्य और सौंदर्य बोध को प्रमुखता देते हुए कुछ शिल्प या कुछ संस्थापन रचते हैं और उससे एक गहरी और महत्वपूर्ण कला की प्रैक्टिस करते हैं। तो यानी हम आमतौर पर अपने घर में कई बार जो सजावटी सामान देखते हैं, रसोई में जो उपयोगी बर्तन होते हैं वो चीनी मिट्टी के होते हैं। तो सिरेमिक आर्ट वो एक तरह से जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आप उसे और ज्यादा कलात्मक बनाते हैं अपनी रचनात्मकता से। जी। तो फिर इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इसकी प्रेरणा मुझे जो हमारा भारतीय सौंदर्य बोध है जी। ये मुझे प्रभावित करता है। जी। तो हमारे आसपास जो आदिवासी कल्चर है या लोक कल्चर है उससे काफी मुझे प्रेरणा मिलती है। जी। उन्हीं कुछ सिंबल्स को, कुछ प्रतीकों को मैं अपने काम में भी इस्तेमाल करता हूँ। और आधुनिक दृष्टि से, या जैसे मेरी जो आधुनिक पढ़ाई हुई है और जापान में भी मैंने सिरेमिक सीखा है, तो वो सब ट्रेनिंग और स्किल्स को मैं ध्यान में रखकर अपने शिल्प बनाता हूँ। जी। वर्तमान समय की बात करें तो आप 25 से ज्यादा देश जो हैं वहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं और वहाँ के कलाकारों से भी आप इस दौरान मिलते हैं। जी। तो जब आप सारे कलाकार कहीं एक जगह होते हैं तो वहाँ पर क्या कॉमन ग्राउंड होता है, क्या रचते हैं सब मिलकर? जी, बड़ा रोचक और बड़ा रोमांचक होता है जब किसी एक अंतर्राष्ट्रीय शिविर में मान लीजिए 12 कलाकार आए हैं, 12 देशों के आए हैं। जी। तो भाषा कॉमन नहीं होती हमारी, जो हम बोलते हैं कॉमन होता है तो सिर्फ वो मिट्टी या मिट्टी का माध्यम। सबके कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, रूट्स अलग हैं, उनका मिट्टी या माध्यम के प्रति आस्था अलग है, हमारी ट्रेनिंग अलग है। और बाकी दूसरे ईस्टर्न यूरोप में या अफ्रीकन आर्टिस्टों की, उनकी भी सबकी अलग आस्थाएं हैं उस माध्यम के प्रति और उस तरह से वो आदर करते हैं। तो कॉमन ग्राउंड होता है मिट्टी, और सब अपने अपने स्किल, अपनी अपनी ट्रेनिंग और अपने अपने विजुअल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने अपने शिल्प रचते हैं। जी। तो एक दूसरे का सांस्कृतिक एक्सचेंज तो होता ही है और भाषा का, खान पान का और पहनावे का, उससे भी सीखने को काफी मिलता है कि कोई अफ्रीकन आर्टिस्ट है, किस तरह के वो औजार यूज करता है, ये सब भी सीखना बहुत जरूरी होता है। और जहाँ भी मौका मिलता है मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। सीरज जी, हमारी संस्कृति में मिट्टी का बेहद महत्व रहा है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अचानक से परिवार में कोई बच्चा कहे कि वो एक कलाकार बनना चाहता है मिट्टी से जुड़ा हुआ, तो परिवार के सामने पहला प्रश्न ये होता है कि वो अपना घर चलाने के लिए क्या करेंगे। जी। तो आपकी जब शुरुआत हुई एक सिरेमिक कलाकार के रूप में, तब हालात क्या थे और आपके परिवार ने इस बात को, आपके इस फैसले को किस तरह से लिया? मैंने ये तय किया था कि मुझे एक कलाकार ही बनना है और इसके लिए मैंने चित्रकला का इंदौर स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन किया। ये बात है 93 की। उस वक्त इतना एक्सपोजर भी नहीं था, उतने ही सोशल मीडिया थे, तो उस वक्त तो बहुत जोखिम भरा था कि माता पिता के तरफ से अगर देखें तो वो बड़ा चिंतित थे कि ये करेंगे क्या, क्योंकि अधिकतर लोग या तो डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरह से कुछ बैंक में या इस तरह से काम करने के लिए ही पढ़ते थे और वो सक्सेसफुल होते थे और वही एक जरिया होता था घर चलाने का या जीवन यापन करने का। लेकिन कला से जीवन यापन करना उस वक्त ज्यादा जोखिम था आज के बनिस्बत। तो यंग आर्टिस्टों को मैं यही कहना चाहूंगा कि हर कलाकार, मतलब इसमें सिर्फ सिरेमिक कलाकार ही नहीं, अगर आप चित्रकार बनना चाहें, गायक बनना चाहें, नर्तक या नर्तकी बनना चाहें, या नाटक में जाना चाहें, या लेखन में आना चाहें, तो ये एक जोखिम भरा तो काम है ही। और इसमें मुझे इस चीज की परवाह नहीं होती कि मेरा एक्सेप्टेंस हमारे खुद के आर्ट फील्ड में कितना है या हमारे समाज में कितना है, परिवार में कितना है। मेरा एक्सपेक्टेशन होता है कि मुझे संतुष्टि कितनी मिल रही है, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कर्म की जहाँ तक बात आती है, माध्यम के चुनाव की जहाँ तक बात आती है, जीवन शैली की जहाँ तक बात
आती है। तो कलात्मक जितने भी माध्यम हैं वो बहुत रोचक और बहुत ही समृद्ध होता है आर्टिस्टों का जीवन, और उससे एक अलग तरह की संतुष्टि और संतोष मिलता है। मेरे ख्याल से वो मूल्य मतलब आर्थिक मूल्य से भी बहुत अधिक होता जी, है। उसका तो कोई पैमाना ही नहीं फिर जी। और ऐसे में सिरेमिक कला रचते रचते लेखन की ओर कैसे रुझान आपका हुआ? कला के माध्यम से ही मेरी फिर यात्राएं काफी होने लगी जी। पहली यात्रा मेरी 97 में जापान में थी, और फिर उसके बाद में ईस्टर्न यूरोप की काफी कंट्रीज में मैं गया हूँ। तो वहाँ उनकी भाषाओं, अलग अलग देशों की अलग भाषाएं होती हैं, और हम कुछ नया देखते हैं, कुछ नया खाया हमने, यानी किसी सड़क पर गए या कुछ कलाकृति देखी, तो बहुत कुछ होता है जो हम शेयर करना चाहते हैं, और हमें खुशी होती है कि हम अपनी भाषा में अपने ही किसी साथी को शेयर करें। तो कई बार फोन संभव नहीं होता है, तो कई बार कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने डायरी लिखना शुरू की। तो उस तरह मेरी लेखन की शुरुआत हुई जी। और वैसे भी मुझे साहित्य पढ़ने का शौक रहा है, तो लिखने में भी मुझे बहुत सहजता महसूस हुई, और मुझे लगा कि एक डायलॉग करने के लिए भाषा में, अपनी ही भाषा में, किसी दूसरे विदेश में, भाषा सबसे अच्छा एक टूल है, और अपनी जो भी नई अनुभूति है, अभिव्यक्ति है, उस भाषा में करने से मैंने डायरी लिखना शुरू किया, और उस तरह से लेखन की शुरुआत हुई। जी, जो पुस्तकें हैं उनके शीर्षक भी बहुत रोचक आपने चुने हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं से आप ये जरूर साझा करें। हाँ, मेरी पहली पुस्तक है जो बीकानेर से प्रकाशित हुई है, वो सिमिट सिमिट जल। ये तुलसीदास जी की चौपाई का एक हिस्सा है जी। और दूसरी किताब है आकाश एक ताल है, और किस्से साइकिल की मेरी एक किताब है। उसमें 27 पैशनेट साइकिलिस्ट की कहानियां हैं। अलग अलग फील्ड के लोग हैं, अलग अलग आयु के लोग हैं, अलग अलग शहरों के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के, हिंदुस्तान के लोग हैं। उन्होंने साइकिल को कैसे अपने जीवन में अपनाया, और फिर वो उनके देह का एक हिस्सा की तरह है आज भी। किससे साइकिल के जो है वो आपके दो पड़ावों को आपस में जोड़ देती है। एक तो लेखन है और दूसरा साइकिल भी है। तो आप एक साइकिलिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। जी। तो कैसे रुझान हुआ साइकिल में? मेरा जो बचपन है और किशोर अवस्था भी साइकिल मेरा बहुत साथी रही है। स्कूल और कॉलेजेस हम साइकिल में ही जाते आते रहे हैं। जी। फिर जब मैं दिल्ली आया तो यहाँ पर साइकिल रखने की जगह नहीं थी, मतलब खुद रहने की भी कभी जगह नहीं थी। तो फिर साइकिल उस दौरान 4-5 साल छूटी, और जैसे ही मेरे पास साइकिल रखने की जगह हुई तो मैंने सबसे पहले यहाँ साइकिल ली, और साइकिल से जो दिल्ली मैंने देखा है जी। वह मेरी स्मृति में बहुत ही अच्छे से स्थायी तौर पर अंकित है, बजाय कि आप बस में या ऑटो में या कार में जाके देखते हैं कोई जगह। तो साइकिल से देखा हुआ, और साइकिल ने मुझे दिल्ली बहुत अच्छे से दिखाया है। वो बहुत दिल्ली मैंने एक्सप्लोर किया है। उग्रसेन की बावली है, या कुतुब मीनार है, और कुछ खाने पीने की जगह है। तो साइकिल मेरे दृश्य अनुभव को भी बढ़ाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। और उसकी जो गति है, साइकिल से आप एक गति में, चाल जो हमारी पैदल चाल है उससे थोड़ी अधिक गति में आप महसूस करते हैं। तो उसमें आप खुशबू भी आप फील करते हैं, और हवा भी फील करते हैं, कैसे धीरे धीरे दृश्य बदल रहा है। यमुना क्रॉस कर रहे हैं आप, तो यमुना पार से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो क्या यमुना को क्रॉस करने का एक जो अनुभव है हवा और खुशबू का, वो साइकिल पर ही संभव है। और साइकिल जो गति प्रदान करती है, वो उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगी, एकदम अगर रुक भी जाए तो भी उससे कुछ कष्ट नहीं होगा जी। वो गति आपकी संगति है एक्चुअली। तो साइकिल इसलिए मैं आज भी चलाता हूँ, और मुझे जहाँ भी मौका मिलता है, मैंने काफी देशों में साइकिल चलाई है। तो साइकिल एक बहुत ही सहयात्री है मेरी यात्रा का। जी। तो आपने अभी कहा कि कई देशों में आपने चलाई है साइकिल, तो क्या अंतर आप महसूस करते हैं? जो भारतीय समाज है अभी, इसमें साइकिल का जो स्थान है, और बाहर विदेशों में जब आप साइकिल चलाते हैं तो क्या अंतर आपको लगता है? अतुलनीय अंतर है। जैसे आप जापान में देखें, या स्विट्जरलैंड में देखें, या जर्मनी में देखें, या फिर ईस्टर्न यूरोप के देशों में देखें, वहां पर साइकिल चालक को साइकिल की वजह से उसकी हस्ती को नहीं नापा जाता है। यहाँ पर एक सोसाइटी का एक स्टेटस सिंबल की तरह, ये जो साइकिल चला रहा है वो गरीब है, या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकता दूसरे मोटर व्हीकल, इसलिए साइकिल चला रहा है। जबकि वहाँ पर एक जो साइकिल चला रहा है उसको माना जाता है कि एक जिम्मेदार नागरिक है, और साइकिल चालकों की सड़क पर प्रमुखता अधिक होती है, वो प्रिविलेज्ड है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। सीरत जी, आप अपनी कला रचते रचते जैसे लेखन से जुड़े लोगों से मिलते हैं, साइकिल से आप देखते हैं अपने देश को, अपने समाज को, और वो धीरे धीरे आपके भीतर उतरता है। ऐसे में आप समाज से कुछ गहरे तक शायद जुड़ पाए, तो समाज सेवी के रूप में भी आप कार्य करते हैं। बहुत सारे लोगों की आप मदद
करते रहे हैं, जी। तो ये अनुभव भी आप हमसे जरूर साझा करें कि क्या इसके पीछे की प्रेरणा रही और कैसा अनुभव आपको होता है। मेरा ये बहुत यकीन है कि हमारे देश में स्किल की कोई कमी नहीं है। जी। हर बच्चा या बच्ची घर में रहते हुए, भारतीय घरों में रहते हुए, वो कई सारी विद्याएं अपने आप ही स्वतः सीख जाता है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुछ चिपकाना या पाक कला के बहुत सारे व्यंजन बनाना वो आमतौर पे सीख जाता है। घरों में एक माहौल एक माहौल रहता रहता है और जी। उससे स्वतः ही सीख जाता है। जी। लेकिन जब समाज में वो उनका स्थान इतना प्रोफेशनली एक्सेप्टेड नहीं है और उसको बहुत कैजुअली भी लेते हैं, खासकर पुरुष भी, महिलाओं की जो इतनी सारी उनकी स्किल्स होती हैं उनको बड़ा कैजुअली लेते हैं। बच्चों में पढ़ने के लिए उनको अच्छे और सुंदर खिलौने मिलें जो कि उनको नुकसान न पहुंचाएं, उनको सुंदर किताबें मिलें, एक सिलेबस तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी भाषा से उनका परिचय अच्छी कविताओं के साथ हो, अच्छे उपन्यास, कहानियां हो, उनको कलाकारों से मिलने का मौका मिले। तो ये सब मेरी कोशिश रहती है एक तरह का सौंदर्य बोध भी डेवलप हो और उनके स्किल को, खासकर महिलाओं के स्किल को एक थोड़ा सम्मानित स्थान भी मिले, परिवार में भी और परिवार के बाहर भी। हर स्किल से आप अपना जीवन यापन कर सकते। तो ये तो प्रेरणा की बात हुई। अब ये बताइए कि कैसे एनजीओज के माध्यम से आप मदद करते हैं लोगों की। मेरी रुचियां और मेरा व्यवहार देख करके कई आसपास के ही मेरे मित्र लोग मुझे अपनी संस्थाओं में शामिल कर लेते हैं। निजामुद्दीन दिल्ली में स्थित एक एनजीओ है जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल एंड सूफी म्यूजिक के प्रमोशन और लर्निंग का एक सेंटर है, उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। और महिलाओं से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं जहाँ मैं खुद जाकर के कपड़ों से या सिलाई से कुछ उनको स्किल्स या उनके स्किल को किस तरह से और प्रेजेंट किया जाए, वो सब उन संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ जी। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एक कलाकार तो हूँ ही मैं और अपनी पेंटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा एक दायित्व भी है मेरा समाज के प्रति कि मेरी जो मतलब कोई चीज है अगर हमारे समाज में, अगर मेरी उपस्थिति से, मेरे कुछ छोटी सी ट्रेनिंग से या कहने से या अनुरोध से अगर वो थोड़ी और सौंदर्यमयी हो सके तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ समाज के लिए। बेहद सुंदर बात आपने ये कही। सीरज जी, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हो सकता है इस वक्त आपको कोई युवा कलाकार सुन रहा हो और असमंजस की स्थिति में वो हो, जो कि युवाओं के सामने अक्सर होती है स्थिति कि किस ओर जाए, क्योंकि सारे रास्ते नए लगते हैं, सब अपनी ओर आमंत्रित करते बुलाते लगते हैं। उन युवा कलाकारों के लिए क्या संदेश है आपका जिन्होंने अभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू नहीं की है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, दुविधा में है कि क्या करें, कैसे आगे बढ़े, क्या संदेश आप उन्हें देंगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगा, जो भी युवा कलाकार हैं चाहे किसी भी माध्यम में काम करते हों, मैं उनको कहूंगा कि जो हमारा भारतीय कला और कौशल का जो एक बड़ी लंबी परंपरा है उसमें तकनीक पर उतनी निर्भरता नहीं है। आज हम सभी लोग किसी न किसी तकनीक पर आश्रित हैं जी। लेकिन कला जो है वो तकनीक पर आश्रित ना हो। आप ऐसी अपनी आत्मनिर्भर स्किल डेवलप करें कि मान लीजिए एक दिन पूरी विश्व से बिजली चली जाए तब भी आप गा सकें, तब भी आप चित्र बना सकें, तब भी आप कुछ कर सकें। तो आत्मनिर्भर स्किल जरूर होनी चाहिए जी। सुविधा जो है कहीं आपके स्किल को नष्ट न कर दे। सीरज जी, आप गाने में भी रुचि रखते हैं? गाना तो मैं अभी सीख ही रहा हूँ। हमारे सर हैं सुशांत अस्थाना, बनारस घराने के हैं, उनसे मैं सीख रहा हूँ। तो मैं भी मतलब मैं अपने लिए ही सीखता हूँ, कि अपने लिए ही गाता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। सीरज जी, आपने बड़े रोचक अनुभव अपने हमसे साझा किए और क्योंकि आप लिखते भी हैं तो मैं आपसे कार्यक्रम के अंत में चलते चलते ये अनुरोध करूंगी कि हम कार्यक्रम का समापन आपकी ही लेखनी से करें। आपका ही लिखा हुआ कुछ हम सुनना चाहते हैं। एक कविता सुनाता हूँ छोटी। नर्तकी के ऊपर एक कविता लिखी है जी। एक दूसरा ही संसार है तुम्हारी देह, झरने लचकती टहनी, हवा का अदृश्य स्पर्श, नदी का आदिम निरंतर्य, चिड़िया की आवाज, सब कुछ गुजरता है तुम्हारी देह से, थिरकन में व्यक्त होता है श्रृंगार तुम्हारे पांव से। वाह, बहुत सुंदर। सीरज जी, रेडियो परिवार की ओर से मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके हाथ यूं ही चलते रहें, नया नया कुछ रचते रहें, आपकी उंगलियां मिट्टी पर थिरकती रहें, आपकी उंगलियां कलम के सहारे थिरकती रहें और कागज पर कुछ रचती रहें, तो आप जितने भी कामों में सुख पाते हैं, आपने कहा कि आपको संतुष्टि मिलती है, वो काम आपके निरंतर चलते रहें, आपको पहचान दिलाते रहें और आप इसी तरह से बहुत सारे साथियों को प्रेरित करते रहें। सीरज सक्सेना सिर्फ एक कलाकार, लेखक, साइक्लिस्ट और समाज सेवी। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं से आपने बात की, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे अतिथि कार्यक्रम से मैं नीलम मलकानिया अब लेती हूँ अनुमति। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी प्रभा कुमार।